Welcome again in the next class of BSc Part सेकेंड जूलॉजी पेपर सेकेंड। हम ये चर्चा कर रहे थे परासरण नियमन की कार्यकी के बारे में, और उसमें हम निष्क्रिय परिवहन की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम देखते हैं कि सक्रिय परिवहन क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, जिसके द्वारा कि जंतुओं में कोशिकाओं में पानी और लवण की मात्रा को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिस प्रकार से पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने बताया था कि दो चीजें ध्यान रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और दूसरा ऊर्जा की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। इसके विपरीत एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इसमें ये एक बॉल को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इसको इधर से इधर ले जाना होता तो कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता की दिशा में चल रहा है। ये एक चित्रीय निरूपण है, लेकिन ये इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सांद्रता प्रवणता की क्या होती है। ये हमने कल चर्चा की थी, दिशा के विपरीत दिशा में होता है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इसका गमन होगा, और उसके कारण से ऊर्जा की आवश्यकता वहां पर होगी। और कोशिकाओं के लिए ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है हमें? जो हमारी एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी, जो कि उपापचय से जनरेट वहां पर होती है। तो होता क्या है कि कोशिका जिस माध्यम में रहती है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह जो हैं वो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें से बहुत सारे जो उपयोगी आयंस हैं उनकी सांद्रता बाहर अधिक हो। अगर बाहर अधिक होती है तो वो आसानी से पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें इसके अंदर आ सकती है, जो हमने डिफरेंट मेथड्स जो है वो वहां पर देखी थी। तो क्या होगा कि अगर बाहर अधिक होती है तो जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन बताया था मैंने आपको कि आयन सुकरण विसरण, उसके द्वारा ये आसानी से अंदर की ओर आ सकता है, या जैसे हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, विद्युत रासायनिक प्रवणता की विभव के अंतर के कारण से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है कि कोशिका के लिए आवश्यक अणु और आयन जो हैं वो कोशिका के बाहर बहुत अधिक मात्रा में हों। उस समय पर हमें क्या करना पड़ेगा कि सक्रिय परिवहन हमें काम में लेना पड़ेगा, और उसके कारण से ऊर्जा की आवश्यकता वहां पर होगी। ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमारे को? जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है वहां से एटीपी बनेगा, और ये एटीपी ऊर्जा के रूप में काम में आती है। किस प्रकार से? एटीपीज एंजाइम जो है वो उसका विघटन करता है, तो एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है, फिर और कभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। अभी जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, सक्रिय परिवहन क्या होता है। तो इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि कोशिकाओं में जिस माध्यम में कोशिकाएं रह रही हैं वो उनमें इंट्रासेल्यूलर हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन होती है और लो सोडियम कंसंट्रेशन होती है। ये कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसको अगर आप समझें इस तरह से कि बाद में हम इसका मैकेनिज्म और डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। पहली चीज ये ध्यान में रखें कि सेल्स हैव हाई इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कंसंट्रेशन एंड लो सोडियम कंसंट्रेशन, यानी कि उनमें इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या हुआ? कोशिका के भीतर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। तो सेल्युलर के प्लस जो है वो हाई होगा, पोटेशियम के कारण से होने वाला चार्ज जो है वो हाई होता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो ग्लाइकोलिसिस होता है, पाइरुवेट काइनेज, ये पोटेशियम आयन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके कारण से ये प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में भी मदद करता है। तो सोडियम और पोटेशियम का ग्रेडियंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जरूरी होता है। किसमें? आपके नर्व इंपल्स के प्रोपोगेशन में। ये भी एक चैप्टर है हमारा, वहां पर इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है
कि सोडियम पोटेशियम पंप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाई पोटेशियम एंड लो सोडियम कंसंट्रेशन इन सेल। ये कोशिका में पोटेशियम की मात्रा को अधिक और सोडियम की मात्रा को कम करके और बनाए रखता है। अब हमने ये कहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी और एटीपेज जो एंजाइम है वो एटीपी का विघटन करता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि इस पंप से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहा जाता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इसमें दो अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स होती है। एंजाइम के बारे में बात करेंगे तब भी हम वहां पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसको AB2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये करता क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो 3 सोडियम आयन को सेल से बाहर ले जाता है और उसके साथ में 2 पोटेशियम आयन जो हैं वो अंदर की ओर आते हैं। ये किस प्रकार का हो गया आपका सिम्पोर्ट टाइप का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो जाता है। इसके बारे में भी बाद में हम चर्चा करेंगे। यहाँ बेसिकली एक चीज जो ध्यान में रखने की है आपके लिए वो ये है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है, ये 3 सोडियम आयन को कोशिका से बाहर निकालता है और इसके बदले में क्या आता है अंदर, 2 सोडियम आयन जो हैं वो अंदर की ओर आ जाते हैं। इसको ये डायग्रामेटिकली एक इक्वेशन के रूप में हम यहाँ बता सकते हैं कि 3 सोडियम इन प्लस 2K आउट प्लस ATP। इसकी वजह से क्या होगा, 3 सोडियम जो है वो बाहर आ जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर की ओर आएंगे और जो ATP थी हमारी, ये ATP ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें यहाँ पर तो किस प्रकार से ये होता है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हाई है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर जो है वो लो है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इसको देखिए आप यहाँ पर, ये वो चैनल है जिससे होकर के और वो अंदर की ओर आ रहा है। ये साइटोप्लाज्म है और ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन लो है, जबकि अंदर की ओर सोडियम की कंसंट्रेशन लो होगी और पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होगी, जैसा कि मैंने पहले वहां पर आपको ये बताया था। तो इसमें क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्मिक सोडियम आयन है ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बाइंड हो जाता है और दूसरी स्टेप में सोडियम बाइंडिंग स्टिमुलेट फॉस्फोरिलेशन बाय ATP। जैसे हमने ये कहा था कि ATP का उपयोग जो है वो वहां पर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 सोडियम आयन जो हैं वो आकर के और यहाँ पर जुड़ गए हैं, इसके अंदर जुड़ गए हैं ये, और उसके कारण से जो इसमें एटीपेज है ये, और एटीपेज क्या करेगा, जैसे ही ये तीनों आकर के इसके साथ में जुड़ते हैं तो ये ATP का डिसोसिएशन कर देता है, ठीक है। और उसके कारण से क्या होगा कि पोटेशियम आयन जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं और सोडियम साइट जो है वो वापस रिसेप्टिव हो जाती है, ठीक है। देन इन 4th फेज दिस फॉस्फोराइलेशन कॉजेज द प्रोटीन टू चेंज इट्स कन्फर्मेशन एंड एक्सपेलिंग सोडियम आयन टू द आउटसाइड। और उसके कारण से वो जो 3 सोडियम आयन हैं, ये सोडियम आयन जो हैं वो बाहर की ओर चले जाते हैं और ये 2 पोटेशियम आयन जो हैं वो हमें यहाँ पर अंदर की ओर मिले हैं। देन जो आपका फॉस्फेट का जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ फॉस्फेट रिस्टोर द प्रोटीन्स ओरिजिनल कन्फर्मेशन। तो प्रोटीन जो है वो अपनी वापस पुरानी वाली स्थिति के अंदर आ जाती है, जहां पर कि 2 इसकी पोटेशियम साइट है और 3 जो है वो आपकी सोडियम की साइट है। तो इस पुरानी स्थिति में आने के बाद में क्या होगा कि ये बाहर की तरफ खुलेगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम है वो प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाते हैं और ये उस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से वापस रिलीज करवा देते हैं। इस तरह से ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ये जो पूरी क्रिया है इसको हम 3 बिंदुओं के अंदर समझ सकते हैं कि 3 सोडियम आयन और 1 ATP का अणु जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उसके स्पेसिफिक साइट पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। एटीपेज एंजाइम
जो है वो क्या करेगा, एटीपी का डिसोसिएशन करेगा। यहाँ पर देखिए आप इसको, ये वाला एटीपी का डिसोसिएशन करता है, जिसके कारण से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बनेगा। फॉस्फेट जो है वो एटीपीज के साथ जुड़ जाता है। जो आपका फॉस्फेट है वो हमने बताया है यहाँ पर कि ये एटीपी है, इसका फॉस्फेट जो है वो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज के साथ जुड़ जाएगा और एडीपी जो है वो रिलीज हो जाती है हमारे मेटाबॉलिक पूल में, जिसके साथ में वापस फॉस्फेट जोड़ करके और एटीपी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अब सेकंड पेज देखिए आप यहाँ पर कि फॉस्फेट जो है वो एटीपीज के साथ जुड़ने की क्रिया से एटीपीज का क्या हो गया, फास्फोरिलेशन हो गया। किसी भी चीज के साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो उसका फास्फोरिलेशन होता है, जिसके कारण से इस एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेज जो हैं वो होते हैं। ये बीच वाले जो दो डायग्राम हैं इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो जाते हैं। अब इस कन्फर्मेशनल चेंज होने के कारण से क्या होगा कि जो 3 सोडियम आयन इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये 3 सोडियम आयन कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं और इसी दौरान जो 2 सोडियम आयन इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये 2 सोडियम आयन जो हैं वो कोशिका के अंदर ले लिए जाते हैं। तो इस क्रिया के फलस्वरूप एंजाइम वाहक जो है वो वापस अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आ जाता है, जहां पर कि सोडियम की जो बाइंडिंग साइट है वो अब फ्री हो गई है। यहाँ पर सोडियम की बाइंडिंग साइट जो है वो फ्री हो जाती है। तो इसका काम क्या है इसका कि सक्रिय परिवहन पंप जो क्रिया का उपयोग जो है वो कोशिका कला के पार उच्च विद्युत रासायनिक विभव बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके साथ में ऊर्जा का स्रोत भी उपलब्ध हो जाता है और इसका उपयोग आयनों के परिवहन के लिए किया जाता है। तो कोशिका में एक पदार्थ के कोशिका झिल्ली से आर पार अभिगमन के लिए केवल एक ही तंत्र नहीं है, एक से अधिक प्रकार के तंत्र जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी सोडियम पोटेशियम पंप के साथ में होता है। इसलिए ऐसे ट्रांसपोर्ट को जिसमें कि एक समय पर एक क्रिया न होकर के उसके साथ में कोई और दूसरे पदार्थ का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको को ट्रांसपोर्ट जो है वो कहा जाता है। और ये सह परिवहन की क्रिया जो है वो कहाँ होती है आपकी, ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे हम, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा डाइजेशन, वहां पर हम बात इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं वहां पर वो इसके साथ साथ ग्लूकोज का भी वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसके साथ किया जाता है। ओके, इस क्रिया को कुछ कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, वो है ओबीएन। ये सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है, एक स्टेरॉइड है और इसके कारण से ये एक पॉइजन का काम करता है। कि हमने कहा कि सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कोशिका के लिए बहुत आवश्यक जो है वो होती है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम के साथ में ग्लूकोज का भी जो परिवहन है वो होता है। इस तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया होती है। अब ट्रांसपोर्ट की जो समरी है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया आपका, जिसमें कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। ये लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, जिसके कारण से ये इसके आसानी से इसके पार जा सकता है। दूसरा हमने कहा था कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जो कि कैरियर मीडिएटेड होगा और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी कि ये इसके साथ जुड़ेगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा, कल बताया था मैंने आपको ये, और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और एक हुआ कि ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं अगर अपने अणुओं की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो यहाँ पर होगी। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आपका किस प्रकार का, 3 प्रकार का ये हो सकता है। ये आपके इसमें ये वो नहीं है, लेकिन ये भी आपको जान लेना चाहिए, बहुत उपयोगी चीज है ये। एक तो होता है यूनिपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि आपके आरबीसी के अंदर ग्लूकोज जो है वो उनके अंदर लिया जाता है। दूसरा होता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होगा कि 2 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल जो हैं वो द साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज, इसको सोडियम पोटेशियम पंप से कंफ्यूज मत करना। जैसा हमने ये कहा था कि
इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स हैं वहाँ पर ये होता है, जिसमें कि सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन वो एक ही सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। दूसरा होता है एंटीपोड सिस्टम। ये दो मॉलिक्यूल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, इसको हम वहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, और जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखना वहाँ पर ये क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर फिनोमेना वगैरह जो है वो वहाँ पर। तो ये 3 सिस्टम है इसके अंदर, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ओके, ऑस्मोसिस का हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ये मेरे को आपको दिखाना था, इस वजह से मैं इसके ऊपर लेकर के आया था। दूसरा जो प्रकार है बल्क ट्रांसपोर्ट, बताया था मैंने आपको कि किस प्रकार से कोशिकाएं, अब तक हमने जो ट्रांसपोर्ट के प्रकार पढ़े हैं उसमें क्या हो रहा था कि बहुत कम मात्रा में और धीरे धीरे पदार्थ जो है वो कोशिका के आर पार आ जा रहे हैं। लेकिन कोशिकाएं जब बल्क में ट्रांसपोर्ट करती है, बल्क का मतलब बड़ी मात्रा में एक साथ जब ट्रांसपोर्ट होता है, तब क्या होगा कि 2 विधियां हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर एक पॉकेट नुमा संरचना बनाती है और उसके साथ में जो सब्सटेंस है वो अंदर की ओर ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोशिका जो है वो किसी चीज को निगल रही होती है, तो उसके कारण से वेसिकल्स जो हैं वो बनते हैं। तो सब्सटेंस क्या होगा, उस वेसिकल के अंदर आ जाएगा और ये वेसिकल पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, यानी उसे टूट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा। तो इसके साथ में आपको 2 प्रकार के सब्सटेंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं कि आइदर ये सॉलिड होगा या लिक्विड जो है वो हो सकता है। ध्यान से समझना आप इस चीज को। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस किस प्रकार से होता है। इसमें तीनों ही प्रकार की चीजें जो है, एक कोटेड वेसिकल होता है, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है कि कोशिका के अंदर किसी चीज को लिया जाना, इसको आप समझ लीजिए इस तरह से एंडोसाइटोसिस। अब कोशिका के अंदर जो पदार्थ जो ये अंदर ले रहा है उसकी प्रकृति के आधार पर कि वो किस प्रकार का है, पदार्थ की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है कि वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, और एक और जो कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था होती है उसको हम जेल कहते हैं। सोल जेल सिद्धांत वगैरह आपने वहां पर ये पढ़ा है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, लिक्विड की, जो हम कह रहे थे कि द्रव पदार्थ को अंदर की ओर लिया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं कोशिका के लिए जिनको कि इसके लिए आवश्यकता है लेने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक वेसिकल बनाएगा। वेसिकल का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर धंस करके एक पॉकेट नुमा संरचना बनाती है, और अब ये जो दोनों भाग हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और ये एक वेसिकल बन जाता है। इस वेसिकल के प्लाज्मा झिल्ली से टूट करके और अलग हो जाता है। मेम्ब्रेन फ्लो सिस्टम बताया था कल मैंने आपको ये। तो ये वेसिकल बन गया। इस वेसिकल के अंदर क्या है आपका, ये लिक्विड है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पिनोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो ये होता है कोशिका पायन, यानी कि सेल ड्रिंकिंग। कोशिका पायन इसको कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए यहाँ पर, ये अमीबा में आपने पढ़ा है कि अमीबा फूड किस प्रकार से लेता है। तो मान लीजिए कि ये एक अमीबा की कोशिका है, एक अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना। तो ये सूडोपोडिया बना है और ये फूड जो है वो लेकर के और आया है। अब ये दोनों मिल जाएंगे इस तरह से और ये फूड वैक्यूल बन गई है। तो ये सॉलिड है। तो सॉलिड को जब कोशिका के अंदर लिया जाता है तो इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण। और यहां पिनोसाइटोसिस से जो वेसिकल बना है उसको हम कहते हैं पिनोसोम, और फेगोसाइटोसिस से जो वेसिकल बनेगा उसको हम कहते हैं फेगोसोम। ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर फेगोसाइटोसिस जो है उसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है कि पदार्थ जो वो अंदर ले रही है वो किस प्रकार का है। एक और हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वो है आपका क्लेथरीन कोटेड वेसिकल। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको
कि ये कोटेड वेसिकल है। कोटेड वेसिकल का मतलब क्या हुआ है, ये कोटेड पिट अलग प्रकार का होगा ये यहाँ पर, और ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा। क्या होगा कि इसके ऊपर कुछ क्लेथरिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगे हुए रहते हैं, तो इसको हम क्लेथरिन कोटेड वेसिकल कहते हैं। ये कोट प्रोटीन है, ये कोटेड पिट है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हैं इन वेसिकल्स के साथ में रिसेप्टर पर आकर के जुड़ गए हैं और फिर वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, इनको हम कोटेड वेसिकल्स जो हैं वो कहते हैं। ओके, तो एंडोसाइटोसिस की बात करें हम इसके अंदर कि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंस इसकी समझे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि फेगोसाइटोसिस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के, फिजिकल और केमिकल नेचर के आधार पर। एक होता है कोलाइडोपेक्सी। इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन का बताया था मैंने आपको कि सॉल्यूशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पानी में शक्कर घोल दी तो वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल गई है। दूसरा आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन निष्पन्न कहते हैं इसको। तो सस्पेंशन में क्या होगा, जैसे चॉक पाउडर को आपने पानी में घोलने का प्रयास किया, उसको हिलाते हैं जब तक तो पूरी तरह से बैठा रहता है, उसके अंदर घूमता रहता है, लेकिन उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो जो सस्पेंडेड मटेरियल है, चॉक पाउडर है, वो नीचे की ओर बैठ जाता है और ऊपर आपका वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। एक होता है आपका कोलाइड, जैसे आपका इंक हो गया, मिल्क हो गया। ये इनमें जो बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए समझिए इस चीज़ को वापस आप, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिए कि ये जो सॉल्यूशन की टाइप्स हैं ये किस आधार पर है, विलायक के अणुओं के आकार पर। जब विलायक के अणुओं का आकार, विलेय के अणु है ना, सोल्यूट का विलेय के अणुओं के आकार पर, जब विलेय के अणुओं का आकार छोटा होता है तो वो विलायक में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जब वो बड़ा होगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा। एक इनके बीच की स्थिति होती है जिसमें कि वो न तो पूरी तरह से घुलता है और न वो सस्पेंड होता है, और वो आपका कोलाइड जो है वो कहलाता है। तो ये कहाँ देख सकते हैं हम, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे ल्यूकोसाइट्स, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम जो आपका सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन में वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। वहां न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज सेल्स होती है, वो छोटे छोटे कोलाइडल कणों का अपने अंदर इस तरह से इंजेक्शन करती है। एक होता है आपका क्रोमोपेक्सी। तो ये क्रोमोपेक्सी में जो क्रोमोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्रोमोजन का मतलब क्या होता है, कणी, जो मॉलिक्यूल का जो क्रोमोजन का मतलब क्रोमा मीन्स कलर। तो जो ऐसे कलर्ड सब्सटेंस हैं उनको प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा लिया जाता है। एग्जाम्पल है इसका कि जो मेरोब्लास्टिक सेल्स हैं वहां से इनको अंदर लिया जाता है। अब एक जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात हम कर रहे थे यहाँ पर कि ये, इसको हम कहते हैं ग्राही माध्य अंतर्ग्रहण। ये 2 प्रकार से भिन्नता रखती है कि एक तो हार्मोन, प्रोटीन और एंटीबॉडीज को लेने के लिए जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं और फिर ये कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे हमने यहाँ बताने की कोशिश की है, देखिए अब इसको कि ये कोई सब्सटेंस है जो कि कोशिका के लिए आवश्यक है, ये इसका रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के साथ ये जुड़ जाता है और फिर ये इन्वेजिनेट होता है, यानी अंतर्वलित होता है, और इस सब्सटेंस को इसके अंदर ले लिया जाता है। उसके बाद ये जो रिसेप्टर है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पर और इसको रिलीज कर देगा इसके अंदर। तो पदार्थ के जो अणु इस विधि से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उनको लिजेंड्स या संलग्नी कहा जाता है, और ग्राही जो कि प्रोटीन होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, एक लिजेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये रिसेप्टर है, ये आपका लिजेंड है, एक रिसेप्टर लिजेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो ये इसके साथ में कोटेड पिट के अंदर ये आ जाता है। तो लेपित गर्त वो स्थान होते हैं जहां पर कि प्रोटीन एक होती है, नाम याद रखिए आप इसका, क्लेथरीन। यहां पर हमने बताया इसको कोट प्रोटीन के नाम से कहा है, कोटेड पिट कहा है इसको। एक्चुअली यहां पर जो एक उदाहरण ध्यान में रखिए आप, ये क्लेथरीन कोटेड वेसिकल, क्लेथरीन लेपित गर्त जो है वो इनको कहा जाता है। अब प्लाज्मा के भीतर जब ये पहुंच जाता है
उसके बाद क्या होगा कि आपका क्लेथरीन जो है वो वापस रिलीज हो जाएगा इसके अंदर, और ये वापस आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाएगा। इनको रिसेप्टोसोम्स या ग्राहिकाएं भी कहा जाता है, वो स्थल जो कि इस तरह के रिसेप्टर्स के युक्त होते हैं। तो ये कहाँ काम आता है कि प्राणी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस तरह से इंजेस्ट जो है वो किया जाता है, और प्रोटीन के अलावा लो डेंसिटी प्रोटीन्स LDL इसके लिए आवश्यक होती है। और ये जो क्रियाविधि है ये ब्राउन और गोल्डस्टीन ने समझाई थी, और 1986 में इस विधि की खोज करने के लिए 1986 में इन्होंने एक रेडियो लेबल्ड आयोडीन जो होती है I-135 उसका जो आइसोटोप है उसको काम में लिया था, और ये पूरी मैकेनिज्म बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था कि किस प्रकार से जो क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज अगर हम देखें इसके विपरीत होने वाली क्रिया, ये तो एंडोसाइटोसिस हो गया। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो, कोशिका के द्वारा किसी चीज को अंदर ग्रहण किया जाना। दूसरा होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होगा कि कोशिका से बाहर निकाले जाना। ठीक विपरीत प्रकार की क्रिया हो गई है ये, कि कोशिका से पदार्थ जो है वो बाहर निकाले जाएंगे। वो ठोस हो सकते हैं या द्रव हो सकते हैं, लिक्विड जो है वो हो सकता है। अपचित जो भोजन होता है जो ठोस या सेमी सॉलिड अवस्था में कोशिका के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसी तरह से जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, ऐसी कोशिकाएं जो कि किसी चीज का श्रावण करती हैं, वो भी वेसिकल्स के फॉर्म में इनको बाहर की ओर रिलीज जो है वो करेंगी। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, रिलीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल मोस्टली अकर वाया द पार्टिसिपेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ये मेम्ब्रेन फ्लो का जो बता रहा था मैं आपसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भाग है वो हमेशा जरूरी नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगा रहे, वो वेसिकल बना करके अंदर की ओर आ जाता है, और उस तरह से वापस जब एक्सोसाइटोसिस होता है तब वो वापस उसका भाग बन जाता है। एक और जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लो होता है। इसके बारे में भी आपने फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो सिक्रीशन की बात कर रहे थे हम वहां पर कि मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वेसिकल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे कि आपका इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन, इंसुलिन कहाँ बनाया जाता है, एक चैप्टर और है हमारा, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि आप लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा बनी रहे कि आने वाले समय में जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको याद आए कि हाँ ये हमने वहां पर भी पढ़ा था उसके बारे में। तो हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा होता है। मैं जो बता रहा था आपको कि किस तरह से मेम्ब्रेन फ्लो क्या होता है, एक इंटरनल वेसिकल बनेगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, और ये बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, आपका गोल्जी एपरेटस है, फर्स्ट में पढ़ा है आपने। इससे दो फेस होती है, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरेशन फेस। ये मैच्योरेशन फेस है जहां से कि वेसिकल जो है वो पिंच्ड ऑफ होगा। तो ये इसको ट्रांसगोल्जी नेटवर्क का हमने ये वेसिकल बनाया आपसे। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सिंथेसिस कर रही है वो वेसिकल के रूप में उससे निकल करके और इसकी फॉर्मिंग फेज पर आते हैं और मैच्योरेशन फेज से रिलीज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपका देखिए अब ये वेसिकल बना, ये यहाँ पर आया और ये सिक्रीशन इसके बाहर की तरफ हो गया। तो सेल्स जो हैं वो इस विधि से सब्सटेंस को कोशिका के बाहर सिक्रीट कर सकती हैं। लेकिन मैं जो बता रहा था आपको वो ये है कि वो वेसिकल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था वो इस तरह से सिस्टर्ना वेसिकल लेमिना बन करके फिर वापस सिस्टर्निंग बना है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो वेसिकल पिंच्ड ऑफ हुआ है वो वापस इसकी फॉर्मिंग फेज पर आ सकता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के या न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जुड़ा हो सकता है। डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं पहले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बार इनका पूरा समराइज कर लेते हैं वापस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। पिनोसाइटोसिस क्या है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। ये यहाँ पर इसको और अच्छा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका देने की कोशिश की है। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, कोशिका पायन, लिक्विड जो है वो कोशिका के अंदर ले रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, पिनोसोम। ओके, फिर ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप
का उपयोग जो है वो इसके अंदर किया जाता है। ये प्रोटीन पंप है। ओके, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनकी तुलना करें अगर हम, है ना, तो दो चीजें हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ढलान की ओर जब आप आ रहे हैं तो आपको ऊर्जा नीचे आने के लिए खर्च नहीं करनी है, लेकिन जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तब आपको ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी। पिनोसाइटोसिस हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। एक बार मैं इसको आपको वापस रिवाइज कर रहा था यहाँ पर कि किस तरह से ये जो हमने पढ़ा है पूरा कल और आज में, वो ये प्रक्रिया जो है वो हमारी यहाँ पर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज देना मुझे, या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।